हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है जीवाणु कोशिका की संरचना। लास्ट की क्लास तक हम जो कर चुके हैं उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले थे। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी और फिर लास्ट माइकोप्लाज्मा, जिसमें से हमारा आर्की बैक्टीरिया खत्म हो चुका है। उसके बाद हम यू बैक्टीरिया यानी नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं, सत्य बैक्टीरिया, उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली क्लास तक हम बैक्टीरिया के कुछ चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे कि उनका आकार कैसा होता है, उनमें गतिशीलता कैसी होती है। इसके अलावा हम प्रोकैरियोट में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। साथ ही साथ जीवाणु के इतिहास के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक आपको समझाने वाले हैं वो है जीवाणु कोशिका की संरचना। आपको मैं बताता चलूं कि 11वीं का जो सेकंड चैप्टर है उसमें जीवाणु के बारे में इतना कुछ खास डिटेल दे नहीं रखा है, पर 11वीं के ही चैप्टर नंबर 8 में जिसका नाम है कोशिका, कोशिका वाले चैप्टर में वहां भी एक टॉपिक दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीवाणु के बारे में बहुत कुछ दे रखा है। तो चूंकि वो 8वें चैप्टर में, पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर के चैप्टर में, इसमें भी हम मोनेरा के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसी सेकंड नंबर के चैप्टर में आपके लिए जीवाणु वाला जो टॉपिक है वो सेकंड नंबर के चैप्टर को मिला के, इसके अलावा 8वें नंबर के चैप्टर को मिला के कंबाइंड करके मैंने उसकी यही वीडियो बना दी है। जब आपका 8वें नंबर का चैप्टर आएगा तो वहां भी हम इसको दोबारा आपको करवा देंगे। क्लियर? तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के बेसिस पर आपका सेकंड चैप्टर का भी टॉपिक क्लियर होगा और साथ ही साथ 8वें नंबर के चैप्टर का भी टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर बेटा? तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो आप 1 घंटे की लगातार वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम जीवाणु कोशिका की संरचना को 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। आधे पार्ट्स में हम आधे टॉपिक्स क्लियर करेंगे और नेक्स्ट अगली वीडियो में आधे पार्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को जो हम कर रहे होंगे या जो कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ आपके पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, जीवाणु कोशिका की संरचना में जो पहला पॉइंट है उसका नाम है कोशिका आवरण। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कि एक कोशिका के ऊपर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, तो वही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोशिका आवरण। तो ध्यान से सुनना कि अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ध्यान सुनना, अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं जीवाणु की, तो ध्यान सुनना, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः जीवाणु कोशिका में जटिल रासायनिक कोश के आवरण पाया जाता है, जो कि 3 स्तरों का बना होता है। जटिल रासायनिक कोश के आवरण पाया जाता है, जो कि 3 स्तरों का बना होता है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? 3 स्तरों का बना होता है, जिसमें से जो पहला स्तर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, जैसा कि आप ड्रॉ में देख सकते हो, ये रेड कलर में जो बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट दूसरा होता है कोशिका भित्ति, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं सेल बॉल, सेकंड नंबर का आप देख सकते हो सेल बॉल। नेक्स्ट तीसरी जो लेयर्स होती है, तीसरी जो परत होती है उसका नाम है कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जीवाणु में कोशिका की जो परतें होती हैं ऊपर की तरफ, उसमें केवल 2 नहीं होती, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, एक तीसरे नंबर की परत भी होती है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस तरीके से इनका एक जटिल रासायनिक कोश के आवरण पाया जाता है जीवाणु में, जो कि 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें इन तीनों स्तरों की, वैसे तो इन तीनों की संरचना, इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इन तीनों का एक मुख्य कार्य मिलकर भी होता है कि ये जीवाणु की कोशिका की सुरक्षा भी करती हैं। तो चलिए हम एक एक कर इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल करेंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तब जाके आपका एक टॉपिक क्लियर होगा जिसका नाम है कोशिका आवरण। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। देखिए बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स
जो होते हैं, ध्यान सुनेंगे कि अलग अलग जो जीवाणु होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जीवाणु एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे आपका ये टॉपिक होता जाएगा आपको पता चलेगा कि जीवाणु में भी अलग अलग प्रकार हैं। तो अलग अलग जो जीवाणु होते हैं वो रचना एवं मोटाई में, रचना एवं मोटाई में उनकी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो भिन्न भिन्न होती है। रचना एवं मोटाई में ग्लाइकोकैलिक्स भिन्न भिन्न होती है। कैसे? कि किसी किसी जीवाणु में जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो पतली परत के रूप में पाई जाती है, और जिन जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है पतली परत के रूप में पाई जाती है, उस पतली परत को ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं स्लाइम लेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं अपपंक परत। क्लियर? लेकिन किसी किसी जीवाणु में यही ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो मोटी और कठोर होती है, मोटी और कठोर होती है, तब इसे बोलते हैं कैप्सूल। हिंदी में इसको बोलते हैं संपुटिका। तो आपने क्या समझा कि ग्लाइकोकैलिक्स भी अलग अलग होती है, रचना एवं मोटाई के आधार पर भिन्न भिन्न जीवाणु भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगर ये पतली परत के रूप में पाई जाती है तब ये कहलाती है स्लाइम लेयर, और अगर मोटी और कठोर परत के रूप में पाई जाती है तो ये कहलाती है कैप्सूल। क्लियर? नेक्स्ट, फिर इसके बाद समझिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ समझने हैं। अब पॉइंट ये है, ये जो कैप्सूल है, ये बार बार मैं अगर कैप्सूल बोलूं तो आप इसको क्या ही समझो अब ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि वहां मैंने जो ग्लाइकोकैलिक्स लिखा हुआ है चूंकि ये मोटी परत के रूप में है तो एक्चुअली में यहां पर ये क्या है, कैप्सूल। क्लियर? अब जानते ही हैं कि जो ये ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर बोल लो कैप्सूल बोल लो, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इसका निर्माण होता किसकी वजह से है? तो इसका जो निर्माण है वो कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। इसका निर्माण कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स या कहूं तो फिर वापस बोल रहा हूं, कैप्सूल जो होता है वो बना किसका होता है? तो कैप्सूल जो होता है वो बना होता है पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का। इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, एक तो निर्माण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, नेक्स्ट ये बना किसका होता है? पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। नेक्स्ट, फिर से ध्यान से इस चीज सीखिए कि देखिए बेटा, जिन जीवों में कैप्सूल पाया जाता है, स्लाइम लेयर नहीं, जिन जीवों में कैप्सूल पाया जाता है वो जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? रोगजनक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा ध्यान से फिर सुनेंगे, ये जो इनका कैप्सूल होता है इनकी सुरक्षा WBC से करता है, WBC से सुरक्षा। अब ये कैसे है तो ध्यान सुनिए। जैसा आपको पता होगा कि जो जीवाणु होते हैं वो मनुष्य में और अन्य जीव जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई जीवाणु जाता है तो जब जो जीवाणु अंदर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में ब्लड में सेल्स, एक WBC सेल पाई जाती है जिन्हें एक्चुअली में हम भक्षकाण्विक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये भक्षकाण्विक या फैगोसाइटिक्स जो सेल्स होती हैं, WBC को बोला जाता है भक्षकाण्विक कोशिकाएं। तो ये भक्षकाण्विक कोशिका जो होती हैं वो जीवाणु कोशिका को नष्ट करती हैं। तो नष्ट करने के दौरान जब WBC इस जीवाणु कोशिका को नष्ट करना चाहती है तो ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल WBC से इसकी सुरक्षा कर लेता है। तो इनका जो कैप्सूल होता है वो WBC से इनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। एक चीज और देखिए कि ये जो कैप्सूल होता है वो कॉलोनी के निर्माण में भी सहायता करता है। तो देखिए जरा कि क्या क्या चीज इसके अंतर्गत बताई गई हैं आपको। हमने सबसे पहले टॉपिक शुरू किया जिसका नाम है कोशिकीय आवरण, कोश का आवरण, जो कि 3 स्तर का बना होता है जीवाणु में। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आएगा कोशिका भित्ति, तीसरा आएगा कोशिका झिल्ली। तो पहला हमने स्टार्ट किया ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हमने इसमें क्या बताया कि विभिन्न जीवाणु में रचना एवं मोटाई के आधार पर यह अलग अलग होता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स पतली परत के रूप में है तब इसे बोला जाता है स्लाइम लेयर। नेक्स्ट, अगर मोटी और कठोर परत के रूप में पाया जाता है तब इसे बोला जाता है कैप्सूल। नेक्स्ट, अब पॉइंट ये है कि इस कैप्सूल का या स्लाइम लेयर का जो निर्माण है वो करता कौन है? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, ये बना किसका होता है? तो बना होता है पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का। नेक्स्ट, कैप्सूल जिन जीवाणु में पाया जाता है वो जीवाणु कैसे होते हैं? रोगजनक। अब इसका मतलब यह है कि सभी जीवाणु में कैप्सूल मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी जीवाणु रोगजनक नहीं है।
तो जिनमें कैप्सूल है तो वो कैसे होते हैं, रोगजनक। नेक्स्ट, इस कैप्सूल के माध्यम से ही ये अपनी सुरक्षा WBC से भी कर पाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल के माध्यम से ही ये कॉलोनी के निर्माण में भी सहायता करते हैं। कॉलोनी के निर्माण, जैसे कि जीवाणु गुणन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो कॉलोनी के निर्माण में भी ये कैप्सूल यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है इनकी हेल्प करता है। तो पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है कोशिका भित्ति। चलिए, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए जिसका नाम है कोशिका भित्ति, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेल वॉल। देखिए, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है किसकी, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है। ये बात मैं आपको जब मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण करवाए थे तब भी मैं आपको ये बता चुका था कि अधिकांश है जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का ही एक प्रकार होता है। क्लियर। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है उसकी संरचना के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक जो भाग होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड और दूसरा जो भाग होता है वो होता है अमीनो एसिड। क्लियर। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या फिर दोनों मिलाकर भी आप लिख सकते हो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट अब ये जानते हैं कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसके कार्य क्या होते हैं। तो बेसिकली इसके जो कार्य होते हैं वो होते हैं, एक तो ये जीवाणु की कोशिका को फटने से बचाती है। पहला तो है कोशिका को फटने से बचाती है। दूसरा जो इसका मुख्य कार्य है वो है ये कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। कोशिका के आकार को निर्धारित करती का मतलब यानी कि कोशिका के आकार को ये नियंत्रित करती है, ज्यादा बढ़ने नहीं देती, कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। ये होते हैं इसके कार्य। तो कोशिका भित्ति मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, दूसरा कोशिका के कार्य क्या होते हैं। इस डायग्राम में आप देख चुके होंगे कि पहले नंबर की जो लेयर थी वो तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, सेकंड नंबर की जो ब्लैक लेयर आपको दिखाई दे रही है वो हो गई कोशिका भित्ति। अब ध्यान से इस कोशिका भित्ति के अंतर्गत ही मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं जो आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है और वो जानना आपके लिए जरूरी है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था SC ग्राम। ध्यान सुनना बेटा, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था SC ग्राम। उन्हें लगता था कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, या एक तरह से कहूं तो जीवाणु जो है वो उनको लगता था कि वो एक प्रकार के नहीं, दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। तो SC ग्राम नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने जीवाणुओं का अभिरंजन किया था। तो बेटा आप बने रहना इस वीडियो में और ध्यान से अब इस चीज को सीखना कि जो कोशिका भित्ति के आधार पर, या मैं कहूं कि SC ग्राम नाम के जो व्यक्ति थे उनको लगता था, ये वैज्ञानिक, इनको लगता था कि जो जीवाणु हैं वो एक प्रकार के नहीं, दो अलग अलग प्रकार के। कैसे, क्या इन्होंने किया था जरा उसको देखिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। इसको देखिए, तो SC ग्राम ने क्या किया, इन्होंने जीवाणुओं का अभिरंजन किया। तो यहां बीच में कोशिका भित्ति के बीच में ही मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, जीवाणु का अभिरंजन। तो किसने किया, तो वो किया एक व्यक्ति जिनका नाम था SC ग्राम। क्लियर। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको इस तरह से समझा देता हूं, इन्होंने एक डिस्क में जैसे कि कुछ जीवाणु कोशिकाएं ले ली और इन जीवाणु कोशिका के ऊपर इन्होंने क्या डाला, इन्होंने डाला क्रिस्टल वॉयलेट नामक अभिरंजक डाला और इससे जीवाणु को क्या किया, अभिरंजित किया। यहां वॉयलेट का मतलब बैंगनी कलर। क्लियर। तो इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट नामक अभिरंजक डाला और इससे जीवाणु को क्या किया, अभिरंजित। फिर उसके बाद इन्होंने इसी में
पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला और इससे भी इनको क्या किया, अभिरंजित। यानी कि सबसे पहले क्रिस्टल बॉलेट से जीवाणु को अभिरंजित किया, दूसरा फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से भी इनको अभिरंजित किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ये जीवाणु हैं वो सब के सब कैसे हो गए होंगे, बैंगनी कलर के हो गए थे। उसके बाद इन्होंने इस घोल को या जीवाणुओं को एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धो दिया। सबसे पहले क्रिस्टल बॉलेट डाला, उसके बाद KI सॉल्यूशन डाला, जिसके कारण जीवाणु का जो कलर है वो कैसा हो गया, बैंगनी। फिर जब बैंगनी हो गया तो फिर उसके ऊपर डाला गया एसीटोन या एथिलॉल अल्कोहल, जिसके कारण कुछ जीवाणुओं से रंग हट गया, यानी कि बैंगनी कलर जो है वो हट गया। पर कुछ जीवाणु ऐसे भी थे जिनका कलर बैंगनी था, यानी कि कुछ जीवाणु तो कैसे रह गए, रंगीन रह गए, यानी कि वो वॉयलेट थे। तो जो जीवाणु पर रंग रह गया तो उनको तो बोला गया ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, और जो जीवाणु रंगहीन हो गए यानी कि जिनमें वॉयलेट कलर नहीं था तो वो कैसे कहलाए, वो कहलाए ग्राम नेगेटिव। तो आपने यहां पर ये दो चीजें और सीख ली हैं। अब पॉइंट ये है कि मैं कोशिका भित्ति के अंदर ही इस टॉपिक को क्यों करा रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। तो आपको यहां इतना तो पता चल गया कि जीवाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो जीवाणु होते हैं जो कि जिन पर एक बैंगनी कलर पाया जाता है, यानी कि उनका कलर जो है वो एथिल अल्कोहल से नहीं हटता है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनका कलर जो है वो एथिल अल्कोहल के कारण हट जाता है। यानी कि जीवाणु कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब चीजें जरा फिर से देखिए। अब आपको यह जानना है कि ये दोनों जो जीवाणु हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको हम कोशिका भित्ति के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जरा देखिए, एक तरफ जैसे मैं लिख रहा हूं ग्राम पॉजिटिव, दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव। ध्यान से एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना। पहला तो ये तो आपको पता चल गया कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, रंगीन, यानी एथिल अल्कोहल से उनका कलर नहीं हटता, यानी कि वो बैंगनी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इनकी अगर बात करें तो एथिल अल्कोहल से इनका रंग हट गया था, यानी ये कैसे थे, रंगीन। पहला तो ये पता चल गया। नेक्स्ट, दूसरा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, यहां से पता चल जाएगा आपको, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो एक स्तरीय होती है। लेकिन जो जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि कोशिका भित्ति के अंतर्गत मैंने जीवाणु का अभिरंजन क्यों समझाया है, ताकि आपको पता चले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो अलग अलग जीवाणु हैं। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति की सिंगल लेयर पाई जाती है, जैसे मैंने यहां बना रखा है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, जैसे कि मैं ये गोला जैसी संरचना आपको बना देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो अंदर तो समझो कोशिका झिल्ली है, ये दोनों जो बाहर की तरफ लेयर दिखाई दे रही हैं, तो आपकी एक हो गई बाह्य कोशिका भित्ति और एक हो गई आंतरिक कोशिका भित्ति। तो ये हो गई बाह्य कोशिका भित्ति और एक हो गई आंतरिक कोशिका भित्ति। मैंने ऊपर की तरफ ये बना देता हूं आवरण, जिससे आप समझ सको। ये आपका हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर बेटा। तो ध्यान समझिए। तो क्या समझे आप कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति एक स्तरीय होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। अब फिर यहां सीखिए कि जो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव होते हैं तो उनकी एक स्तरीय जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है उसी की जिसका नाम अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, पेप्टिडोग्लाइकन की। क्लियर। लेकिन जिनकी कोशिका भित्ति दो स्तर की बनी होती है उनमें कैसा है कि बाह्य जो कोशिका भित्ति होती है, ध्यान सुनना, बाह्य जो कोशिका भित्ति होती है वो तो बनी होती है पॉलीसैकेराइड की, और जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो आ गई दो चीजें अलग अलग। आंतरिक तो किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की है, लेकिन जो बाहर वाली है वो अलग से है, वो किसकी बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। नेक्स्ट, बाह्य वाली जो कोशिका भित्ति होती है उस जो बात कर रहे हैं हम कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड तो है ही, साथ ही साथ इस बाह्य कोशिका भित्ति में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, नेक्स्ट प्लस एक चीज और जिसका नाम है फास्फोलिपिड। तो पूरे नाम की तरह कहें तो बाह्य कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पॉलीसैकेराइड प्लस लाइपोप्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है। बाह्य कोशिका भित्ति में जो ये प्रोटीन पाए जाते हैं, लाइपो जो प्रोटीन पाए जाते हैं, इन लाइपोप्रोटीन्स को बोलते हैं पोरिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये चीज भी कि
बाह्य जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाए जाने वाले लाइपोप्रोटीन जो होते हैं उनको बोला जाता है पोरेंस। इन पोरेंस का कार्य क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि ये जीवाणु कोशिका भित्ति जिस भी माध्यम में रहते हैं तो क्या ये बाहर से अपने लिए पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं करते होंगे? तो वो पदार्थ ग्रहण करना ना करना वो किसके कंट्रोल में है? लाइक जैसे कि पोरेंस। पोरेंस एक छिद्रनुमा संरचना सी ये होती है जिसके माध्यम से कुछ कम अणुभार वाले जो पदार्थ होते हैं वो इन जीवाणु की कोशिका के अंदर जा सकते हैं और बाहर निकलकर आ सकते हैं। तो बेसिकली लाइपोप्रोटीन यानी कि जिसको पोरेंस मैंने नाम दिया है, मैंने नहीं, वो नाम यही है, पोरेंस नाम बताया आपको। ये पोरेंस जो होता है वो कम अणुभार वाले पदार्थों को अंदर व बाहर निकलने के लिए सहायता प्रोवाइड करवाती है। कितनी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही हैं और ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो अब तक मैंने आपको 3 चीजें बता दी। ग्राम पॉजिटिव रंगीन होते हैं, ये रंगीन होते हैं। नेक्स्ट इनकी कोशिका भित्ति केवल एक स्तर की, इनकी 2 स्तर की। नेक्स्ट इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट इनमें 2 स्तर है, आंतरिक तो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है लेकिन बाह्य किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड के साथ साथ बाह्य में क्या भी पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। लाइपोप्रोटीन को क्या भी बोला गया है? पोरेंस। और पोरेंस का कार्य क्या होता है? ये कम अणुभार वाले पदार्थों के अंदर व बाहर निकलने के लिए एक स्थान प्रोवाइड करवाती है, यानी एक छिद्र की तरह कार्य करती है। इतना कुछ आपने सीख लिया। एक चीज और सीख लीजिए, अभी कुछ देर पहले मैं जब आपको ये पहला टॉपिक करवा रहा था कैप्सूल, तो मैंने बोला था कि जिन जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है वो रोगजनक होते हैं। क्लियर? तो ध्यान से अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रोगजनक होते हैं, यानी कि कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो अधिकांश जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रोगजनक होते हैं। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जिनमें कैप्सूल पाया जाता है वो रोगजनक होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं उन सभी ग्राम नेगेटिव जीवाणु में क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि वो रोगजनक होते हैं, अन्यथा इनमें कैप्सूल नामक संरचना नहीं पाई जाती। और यही कारण है कि जब ग्राम पॉजिटिव आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी उनको फिर भी नष्ट कर सकती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु अगर आपकी बॉडी के अंदर गए तो इनके पास जो कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है, तो कैप्सूल नामक संरचना इनको बचाने का कार्य करती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कैप्सूल जो है वो WBC से बचाता है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें आपने सीखी। और मैंने कोशिका भित्ति में ही क्यों करवाया इस कारण से, क्योंकि सभी जीवाणु की कोशिका भित्ति सिंगल लेयर की नहीं, कुछ जीवाणु की कोशिका भित्ति 2 लेयर की भी बनी होती है। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक ये भी आपका क्लियर हुआ, कोशिका भित्ति। यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे कि कृत्रिम रूप से अगर किसी जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाए, कृत्रिम रूप से किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाए एक एंजाइम जिसके माध्यम से, जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम से अगर कृत्रिम रूप से किसी भी कोशिका की, जीवाणु की कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाए तो वो जीवाणु कोशिका जो है वो केवल किससे ही आवृत रह जाएगी? केवल और केवल कोशिका झिल्ली। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या हट गई होगी? कोशिका भित्ति, और जैसे कि लाइक कैप्सूल ये हट चुका। तो अगर ऐसी कोई जीवाणु कोशिका जो केवल कोशिका झिल्ली से गिरी है, कोशिका भित्ति को हटा दिया गया, तो ऐसी जो कोशिका होती है जो केवल कोशिका झिल्ली से गिरी हुई है उसको बोला जाता है लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। तो लिस्टर फॉर्म जीवाणु कैसे जीवाणु होते हैं? जिनके ऊपर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से मैंने आपका टॉपिक क्लियर किया, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा उसका नाम है अब कोशिका झिल्ली। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन। देखिए, प्राकृतिक कोशिकाओं की यानी कि जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है वो यूकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली के समान होती है, यानी जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसी के तरह होती है, यानी कि ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की।
लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट, ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। साथ ही साथ ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो इस कोशिका को, जैसे कि जीवाणु जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में, बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। क्लियर बेटा? तो ये है आपका कोशिका झिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट, इस तरीके से आपका जो एक टॉपिक था जिसका नाम था कोश का आवरण वो पूरा खत्म हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपने एक तो कर लिया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा कर लिया सेल वॉल और तीसरा कर लिया कोश का झिल्ली। तो जैसे ही कोश का झिल्ली वाला पॉइंट्स खत्म हुआ तो अब आ जाइए आप अंदर की तरफ, और जब अंदर आएंगे तो अंदर की तरफ जो टॉपिक अब आएगा उसका नाम है कोशिका द्रव्य। तो देखिए पहला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब यहां भी सीखिए। देखिए बेटा कि चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु लिख रखा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे कि आपने अगर 8वीं 9वीं 10वीं में भी कोशिका जैसा चैप्टर पढ़ा होगा तो झिल्ली युक्त कोशिकांग आपने पक्का ही नाम सुनेंगे। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे कि लाइसोसोम, जैसे कि गोल्जी काय, जैसे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हरित लवक। ये जितनी भी संरचनाएं लिखी हैं ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं और ये सभी संरचनाएं जो होती हैं वो झिल्ली युक्त होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु की, तो उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अगर इनमें पाए जाते हैं, इनके कोशिका द्रव्य में अगर कुछ कोशिकांग मिलते भी हैं तो वो कैसे होते हैं? झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं। तो चलिए हम एक एक कर कर वो कोशिकांग देखते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। तो अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो ये है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक। देखिए जरा, तो अभी आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, ये हटा दिया मैंने। तो अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत मैं आपको वो अंगक करवाने वाला हूं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु की कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा कोशिका द्रव्य के बारे में बात की है। बाकी जो टॉपिक बच गए हैं आपके कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो अंगक हैं इन्हें हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। क्लियर बेटा? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि फिर ये ज्यादा बड़ा टॉपिक्स हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे कि जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। आप इनको एक बार और देख लेना, पढ़ लेना एक आध बार। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साथ ही साथ हमने कोशिका द्रव्य वाला टॉपिक इसमें क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ सेल वॉल के अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को आपको क्लियर कर दिया। क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बाकी बचा हुआ टॉपिक है वो नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। क्लियर? थैंक यू।